गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? तो करें आज का कार्यक्रम चालू। कल बच्चों हमने 3 प्रिंसिपल को टच किया था। एक को तो आइस पाइस धप्पा मार के आगे थे हम, ठीक है ना। और 2 पढ़ाए तो थे मैंने आपको, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए थे। और उसके पहली क्लास में हमने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और कल की क्लास में पूरा पूरा कौन सा प्रिंसिपल पढ़ लिया था? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद टच किया था किसको? डिसिप्लिन को और प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, वो लेकिन कंप्लीट नहीं हुए थे दोनों प्रिंसिपल लास्ट के। अगर मैं बात करूं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? काम को छोटे छोटे पार्ट में क्या करो आप? डिवाइड करो, देन उसे किसको एलोकेट कर दो? उन उन एम्प्लॉइज को करो, हाँ, जिनको उसमें नॉलेज हो, जिनकी क्वालिफिकेशन हो, जिनको एक्सपीरियंस हो और उनकी कैपेबिलिटी हो। ठीक है ना। ये 3-4 फैक्टर के बेसिस पे हमें काम को क्या करना चाहिए? एलोकेट करना चाहिए। इससे होगा क्या? स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पीड आएगी, एक्यूरेसी एक्यूरेसी होगी और ओवरलैपिंग नहीं होगी। बात करें अगर किसकी, अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा तो ये जो मैंने बोला है ये चीजें नहीं होगी। बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू डू अ वर्क। और फेयोल ने क्या बोला? देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर हम इस प्रिंसिपल को लगाएंगे तो एक तो आपकी जो अथॉरिटी है वो मिसयूज नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा एम्प्लॉय क्या भी नहीं फील करेगा? ओवरबर्डन भी फील नहीं करेगा। बात समझ में आती है आपको? अच्छा, और अगर नहीं लगाओगे तो ये चीजें नहीं होगी जो हमने अभी बोली है। फिर बात करते हैं किसकी? थर्ड प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलता है? ये बोलता है कि देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव टू बी फॉलोड। और उन्हें क्या भी करते आना चाहिए हमको? ये केवल किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए होते हैं, रूल सबके लिए होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, इवन चाहे वो हमारे कौन हो? वर्कर्स हो। बात समझ में आती है? अच्छा, अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ चलती रहेगी। और अगर नहीं होगा तो आपको देखने मिलेगा कि केओस होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, डिसऑर्डर होगा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिगड़ेगा। तो कल हमने डिसिप्लिन पढ़ तो लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, और मैंने आपको उसका एग्जाम्पल नहीं पढ़ाया था, आई थिंक नहीं पढ़ाया था ना एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम आज पढ़ेंगे, पॉजिटिव उसके इफेक्ट भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी। और उसको रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय को रिवीजन में मैं जब ले लूंगा, जैसे हम सीक्वेंस में आगे चलते जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं बच्चों किससे? एग्जाम्पल से। किससे शुरू करते हैं? चलो जी बच्चों, पढ़ो आप एग्जाम्पल। ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने एग्जाम्पल। और आई थिंक केस स्टडी भी पूछी थी इसके टेलीग्राम पे, ठीक है ना। देखो ये देखो क्या बोल रहा है? ओवर टाइम। इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव इंक्रीमेंट्स इन सैलरी टू एम्प्लॉइज। अगर एक मैनेजर ने क्या किया है? प्रॉमिस किया है। क्या किया है? यानी कि वो एग्री हुआ है। और उसने एग्री किसके लिए किया है? वो इंक्रीमेंट देगा किसमें? सैलरी में। किसको? एम्प्लॉइज को। क्यों? ओवर टाइम के लिए। जो वो ओवर टाइम करेंगे उसके लिए वो इंक्रीमेंट देगा। देन द एम्प्लॉइज मस्ट बी डिसिप्लिन। तो ये कह रहे हैं कि जब उसने प्रॉमिस किया है कि वो क्या देगा? इंक्रीमेंट देगा, तो एम्प्लॉइज ने भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए?
यानी कि उन्हें भी क्या करना चाहिए, टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, डिसिप्लिन मैनर में। हम देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती लगा रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हम तुम्हें क्या देंगे, इंक्रीमेंट देंगे या ओवर टाइम वेजेस देंगे या ओवर टाइम सैलरी देंगे हम आपको, तो आपके ऊपर प्रिंसिपल ये फाउंडेशन नहीं लगा रहा है कि तुमने हाँ ही बोलनी है, कि तुम हाँ बोलो ही बोलो कि भाई हम ये काम करेंगे। वो तो तुम्हारी कॉल है कि तुम करोगे या नहीं करोगे, लेकिन वो उसकी बात कर रहा है प्रिंसिपल कि अगर तुमने हाँ कर दी, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस कर दिया और तुमने हाँ कर दी, देन आपने क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो आपको भी इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है ना। एंड द मैनेजर मस्ट आल्सो बी डिसिप्लिन टू मीट द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीमेंट। और साथ में केवल किसको ही नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन, एम्प्लॉइज ने डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, मैनेजर ने भी क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना चाहिए कैसे, कि उसने जो प्रॉमिस किया है अपने प्रॉमिस को से पूरा करना चाहिए। और कल यही तो मैंने केस स्टडी पूछी थी आपसे कि ओवर टाइम पहले बोल दी, बाद में बोला किसका ओवर टाइम, कैसा ओवर टाइम, कौन सा ओवर टाइम। तो बताओ वहां पे मेरे वाले केस में कौन तो डिसिप्लिन था, कौन तो डिसिप्लिन था, एम्प्लॉइज, ठीक है ना। लेकिन कौन डिसिप्लिन नहीं थी, मैनेजमेंट डिसिप्लिन में नहीं थी। तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इंस्टीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना। केवल सैलरी शब्द को देखकर बच्चों, केवल सैलरी शब्द को देखकर आप ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय वायलेट हो रहा है, क्योंकि सैलरी जस्ट एंड फेयर तो मिल रही होगी। यहाँ तो किसकी बात चल रही है, ओवर टाइम। और चलो मेरे को कैसे पता कि जस्ट एंड फेयर मिल रही होगी, उसने बताया नहीं क्वेश्चन में, तो मैं कैसे कह दूं कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या हो रहा होगा, वायलेट हो रहा होगा। मेरे को तो बात किसकी चल रही है कि जो आज मेरे को सैलरी मिल रही है उससे अलग मिलेगी अगर मैं ये काम करूंगा। मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये काम करना है आपको, आपके साथ मैं ऐसा करूंगा, और फिर मैंने बोल दिया, तुम्हारे से काम तो करा लिया और फिर क्या नहीं किया, जो मेरा प्रॉमिस था वो मैंने फुलफिल नहीं किया। तो यहाँ तो हम डिसिप्लिन में नहीं है भाई, सैलरी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो हमने आपको कुछ चीज बोली और फिर वो पूरी नहीं की, तो डिसिप्लिन बिगड़ गया। तो कौन वायलेट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये याद रखना, मैंने मार्क भी करा दिया था आपको, स्टार मार्क लगवाया था यहाँ पे, उधर सावधान इंडिया लिखवा करके, ठीक है। चलो इसके पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं इस प्रिंसिपल के। फर्स्ट, देयर विल बी सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे आप तो क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी किसमें, ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, क्यों होगी सिस्टमेटिक वर्किंग, अरे सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन हमने अच्छे ही बनाए होंगे ना। या रूल्स एंड रेगुलेशन कोई ऐसे बनाता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो। रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते ही किसके लिए, सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए। आगे, हेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अच्छे रिलेशन रहेंगे किसके बीच में, मैनेजमेंट के और वर्कर्स के। अदरवाइज अगर इनडिसिप्लिन होगा तो वर्कर्स कुछ नहीं समझेंगे मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट वर्कर को कुछ नहीं समझेगी। तो हेल्दी रिलेशन उस केस में नहीं होंगे अगर ये प्रिंसिपल नहीं लगा तो, लेकिन अगर लगेगा तो अच्छे रिलेशन होंगे। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन कैन बी मेंटेन। ये तो आपको पता ही है, तो कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जब चीजें सिस्टमेटिकली चलेगी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इवन हम इफेक्टिव भी होंगे। हाँ बोलो ना, कॉमन पॉइंट है बच्चों, कोई नई बात तो नहीं है। अगर बात एक और पॉइंट रह गया, देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कह रहे कि किसकी वेस्टेज नहीं होगी, इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकता हूँ, देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस और नो। अगर कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो इनके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। क्या, देयर विल बी अनसिस्टमेटिक। अब जैसे कई सारे बच्चे यहाँ पे विल बी की जगह शुड बी यूज करते हैं। आप मुझे बताओ, शुड बी वर्ड यूज करना सही है या गलत है, क्यों शुड बी यूज करना सही क्यों नहीं है। वो बोलता है कि देयर शुड बी अनसिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या होना चाहिए, अनसिस्टमेटिक वर्किंग होनी होनी चाहिए नहीं भाई, होगी ही। तुम प्रिंसिपल अगर नहीं लगाओगे तो अनसिस्टमेटिक वर्किंग, तुम ज्ञान मत दो ऐसे कि देयर शुड बी अनसिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई होनी नहीं चाहिए, होगी ही होगी अनसिस्टमेटिक वर्किंग, क्योंकि तुम क्या नहीं लगा रहे हो, बोलो ना, प्रिंसिपल नहीं लगा रहे हो। प्रिंसिपल को तुम अप्लाई कर रहे हो या वायलेट कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। तो देयर विल बी अनसिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम ये यहाँ पे ज्ञानबाजी नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा। तुम देख लो, एक बार करो ना, डिसिप्लिन बिगाड़ के देखो, तो ऐसे ही होगा, अनसिस्टमेटिक वर्किंग हो जाएगी,
ठीक है। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट वर्कर को कुछ भी बोल रही है और वर्कर मैनेजमेंट को गाली बक रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना कि कुछ भी केओस हो रहे हैं, कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। भाई जब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, अभी मान लिया मैंने कल भी बताया था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल है कि कोई भी प्रीमाइस के अंदर आकर के स्मोकिंग नहीं करेगा। ठीक है, और लोअर लेवल वालों को तो हमने उनकी तो बैंड बजाई है, उनके ऊपर तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और जो कंपनी के सीईओ, जो जनरल मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, वो दम मारो दम सुबह शाम खेल रहे हैं। हाँ बोल, धुएं उठा रखे है, कह रहा बच्चा धुएं उठा रखे है। हाँ जी। तो अभी सुनो आप, अगर ऐसे में कोई बंदा लोअर लेवल से देखेगा, ठीक है, और फिर कल को चल करके टॉप लेवल वाले भाषणबाजी करेंगे मीटिंग में, हमने क्या नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, रूल्स है, रूल्स को फॉलो कर देना चाहिए। लोअर लेवल वाले क्या बोले, अरे तुम तो ज्ञान मत ही दो बस। ठीक है ना, तुम्हारे से तो ये, तुम्हारे मुंह से तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए बोलते हुए भी। दिखाऊं वीडियो, ठीक है ना। करूं वायरल, तो वैसे हाँ बोलो ना, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने गलत एग्जांपल सेट कर दिया, तो वो अनहेल्दी रिलेशन होंगे। और आपस में भी तो वर्कर बोलेंगे, अरे देख कौन बोल रहा, ये बता रहा हमें बात, ई सिगरेट नहीं पीनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ, वैसा। तो देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसकी कमी होगी, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, क्योंकि जब रिलेशन बिगड़ गए, अनसिस्टमेटिक वर्किंग हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन ही कहाँ से आएगा। ठीक है ना, एकता आएगी नहीं। एकता का मन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, जहाँ पे हेल्दी रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं, है ना। एकता को लाने के लिए रिलेशन क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अगर आप क्या करोगे, हेल्दी रिलेशन नहीं मेंटेन करोगे, तो बताओ एकता कहाँ आएगी, एकता तो चली जाएगी। ठीक है ना, हाँ बोलो। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज कैन फील डिमोटिवेटेड। एम्प्लॉय क्या फील करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो कोई मान नहीं रहा है। जिसके जो मर्जी आ रहा है वो उसको वही बोल दे रहा है, जिसके जो मर्जी आ रहा है वो वही कर दे रहा है। टारगेट पूरे नहीं होंगे, मैनेजमेंट डांट लगाएगी। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, क्योंकि केओस होंगे, और ये फिर कैसा फील करेंगे, अपने आप को डिप्रेस्ड और डिमोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स। भाई साहब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी काम करने की, अरे किसको बता रहे हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ जी, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है इट रिजल्ट्स इन केओस, और इससे क्या होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को गुटबाजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे फेवरेट प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। एक बार ये पिक्चर देखो, एक बार ये पिक्चर देखो, मुझे बताओ ये पिक्चर में क्या हो रहा है। एक बंदा किसको ऑर्डर दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये इमेज को आप ऊपर से नीचे देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो ना, क्योंकि एक इंसान दो अलग अलग लोगों को ऑर्डर दे रहा है, तो प्रिंसिपल ने इसके बारे में तो कुछ बात नहीं बोली ना। वो तो ये बोल रहा है कि दो इंसानों ने एक टाइम पे एक बंदे को ऑर्डर नहीं देना चाहिए, यानी कि दो सुपीरियर ने एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को कमांड नहीं करनी चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए। तो अभी अगर मैं बोलूं, इस इमेज को आप नीचे से ऊपर देखो एक बार, तो क्या हो रहा है, दो लोग मिलके किसकी बजा रहे हैं, हाँ बोलो ना, एक सबऑर्डिनेट की बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस इमेज में अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है या वायलेट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चों को पता है और बचपन से पता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, क्या कहता है। हाँ, कि एक टाइम पे एक सुपीरियर ने ही ऑर्डर देना चाहिए, किसको, एक सबऑर्डिनेट को। अगर ये मैनेजर है और ये नीचे वाले, मैंने बेटा पहले क्लैरिफाई कर दिया ना कि अगर आप इस इमेज को ऊपर से नीचे देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा मान के चलो कि ये तो कौन है, सुपीरियर है ये दोनों तो, और ये कौन है, एम्प्लॉई है या सबऑर्डिनेट है। हाँ बोलो, तो ये बच्चा कह रहा है ये तो होपलेस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो लोग मिलकर के किसकी बजा रहे हैं,
एक की बजा रहे हैं। ये इधर से भी ऑर्डर दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, बैंड किसी भी। हाँ जी। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स, हर एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, इससे एंड बी अकाउंटेबल, और वो जिम्मेदार होना चाहिए, मतलब वो जवाब देगा। अकाउंटेबल मतलब जवाब देगा, जो उसे काम मिला था उसके लिए वो आंसरेबल होगा। हाँ, टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, मतलब ये बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए किससे, बोलो ना, एक, बोलो जल्दी से बोलो, सारे बच्चे बोलो। हाँ, एक सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर रिसीव करना चाहिए किससे, एक ही सुपीरियर से, और उसी को वो जवाब देगा, उसी को वो जवाब देगा। यहाँ पे ना कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है ना, वो किसके ऊपर डाली हुई है, एम्प्लॉइज के ऊपर। किसके ऊपर, कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक टाइम पे ऑर्डर रिसीव करोगे ना, तो एक से ही करोगे। अच्छा, ये ऐसे भी तो बोल सकता था कि उसने ऑर्डर देना चाहिए इसको, एक ने ही ऑर्डर देना चाहिए इसको, मतलब बोलने के लिए तो दोनों बातें, दोनों का रिजल्ट एक ही निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा आप इसमें लैंग्वेज में देखना कि लैंग्वेज में शब्द किस तरीके के यूज हुए हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉय की। ऐसा क्यों बोला, वो ये भी तो बोल सकता था कि उसने ऑर्डर बस एक को ही देना चाहिए। उस वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये तो सबको काम देगा। अब मान लीजिए सुपीरियर तो बड़े सारे होंगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के सुपीरियर होंगे, तो एक बंद उसे क्या पता कि इसको पहले ऑलरेडी काम मिला हुआ है। जिम्मेदारी तो किसकी है, सबऑर्डिनेट की है, कि अगर उसे एक ऑर्डर मिल गया तो जब उसे दूसरा, हाँ जी, जब उसे दूसरा ऑर्डर मिल रहा होगा तो वो पहले क्लैरिफाई कर दे, भाई साहब मेरे को ऑलरेडी टास्क मिला हुआ है, ठीक है ना। उसे तो नहीं पता ना कि इसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये तो बताएगा ना, इसे तो बताना चाहिए ना कि भाई मेरे को ऑलरेडी काम मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे। और हालांकि चाहे आप ऐसे बोलो कि एक सुपीरियर ने एक ही किसको देना चाहिए ऑर्डर, या ऐसे बोलो कि एक किसने, सबऑर्डिनेट ने रिसीव करना चाहिए। दोनों का जो रिजल्ट रहने वाला है, दोनों का जो फाइनल आउटकम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली हुई है, सबऑर्डिनेट के ऊपर, क्योंकि उसको क्या पता सुपीरियर को कि इसको काम मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, यही तो बताएगा। अरे तुम्हारे को पापा ने भी कुछ बोला है, मम्मी ने भी कुछ बोल दिया है ना, तो अब मम्मी को कोई सपना कोई ना आ रहा था कि भाई इसको पहले से काम मिला हुआ है। मे भी उन्हें पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। अगर उन्हें पता होगा तो, क्योंकि भाई माँ है तो अपना ऑर्डर नहीं देगी, बोलेगी इसे पहले ही ओवरबर्डन हो रहा है, पहले ही से काम करना है, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें नहीं पता और उन्होंने बोल दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि नहीं नहीं मम्मी, पहले पापा ने बहुत जरूरी काम बताया, पहले मैं वो कर दूं, उसके बाद देन आपका जो आप बता रहे हो मैं वो कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, इफ अ सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, ये कह रहे हैं कि अगर एक सबऑर्डिनेट क्या करता है, ऑर्डर रिसीव करता है किससे, फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, एक इंसान से ज्यादा से, यानी कि एक सुपीरियर से ज्यादा से ऑर्डर रिसीव करेगा, तो आप इवेंचुअली देखोगे ही विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो उसके लिए काफी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, टू डिसाइड एज टू होम ही हैज टू ओबे फर्स्ट, कि वो पहले किसकी बात माने, ठीक है ना। डुअल सबऑर्डिनेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डुअल सबऑर्डिनेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब एक जो वो है ना सबऑर्डिनेट है, एक जो सबऑर्डिनेट है वो किससे ऑर्डर रिसीव करता है, दो लोगों से, दो सुपीरियर से, उसे बोलते हैं डुअल सबऑर्डिनेशन। यानी कि दो लोग एक बंदे को अपना सबऑर्डिनेट बना रहे हैं एक टाइम पे, इसको बोलते हैं डुअल सबऑर्डिनेशन। इससे क्या क्रिएट होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, किसके माइंड में, सबऑर्डिनेट के माइंड में, एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर, और किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, सुपीरियर के बीच में। पहले भी बताया हुआ मैंने आपको कि सुपीरियर के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होंगे, अदिति बताओगे आप। हाँ, तो वो सुपीरियर आपस में भी लड़ सकते हैं। भाई जब मैंने, अब पहले वाला जिसने पहले ऑर्डर दिया था है ना, वो दूसरे वाले को जाके बोलेगा ना, दूसरे वाले सुपीरियर को जाके बोलेगा ना वो, क्या भाई जब तुझे पता था, ये चल नहीं भी पता था,
ठीक है, लेकिन वो तो बता रहा था ना तेरे को कि मेरे को उन सर ने काम दे रखा है ऑलरेडी, मिश्रा जी ने ऑलरेडी काम दे रखा है। हाँ बोलो, तो फिर तुमने क्यों ऑर्डर दिया उसे, और तुमने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि नहीं करना ही पड़ेगा। भाई वो इंसान ही तो है, एक टाइम पे एक ही तो काम करेगा। हाँ बोलो ना। तो ये बोल रहे हैं कि डुअल सबऑर्डिनेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपीरियर। इससे किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सुपीरियर के बीच में। और किसके बीच में भी हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। जब तुझे पता था कि भाई मैंने तेरे को ऑर्डर दिया हुआ है, तूने मना नहीं कर सकता था, सर मैंने मना किया था, उन्होंने मेरे को बोलने ही नहीं दिया, बस वो बोलते गए और मैं चुप रह के सुनता गया। मैंने बोलने की कोशिश भी की, उन्होंने मेरे को डांट लगा दी। बताओ मैं क्या उनसे जबान लड़ाता मैं ऐसे। ठीक है, तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, किसको अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, डिसहार्मनी मतलब जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। हार्मनी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, हार्मनी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, और डिसहार्मनी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का बनना या ना बनना, यानी कि एक तक हमारी जिंदगी में से जाना, वही तो डिसहार्मनी है। अच्छा आगे, एंड मैनी मोर अदर अनप्लीजेंट सिचुएशन, और भी कई तरह की दिक्कतें क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो जो एम्प्लॉय है उसे जो ऑर्डर रिसीव करना चाहिए वो किससे रिसीव करना चाहिए, पूरा बुलेट वन गो में पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपने ये करना पड़ेगा, समझ में आया। हाँ बोलो। और ये बता रहा है क्या, इसमें बता रहा है यहाँ पे कि जो डुअल सबऑर्डिनेशन होता है इससे क्या क्रिएट होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सुपीरियर्स के बीच में, इवन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, पक्की बात। आगे चल सकते हैं, एग्जाम्पल पढ़ना एक बार। और ये एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन है ये क्या, केस स्टडी, ठीक है ना। इसी को जब वो ऊपर नीचे करके, मतलब इसमें और भी कहानी देगा कि ये कंपनी है, उसका नाम ये है, और ये इस फील्ड में ऑपरेट करती है, उसकी इतनी डिवीजन है, उसमें ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है, उसमें से एक मिस्टर वो है, कोई भी नाम बताएगा, मिस्टर सोहन है, वो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है, और वो कौन सा है, मार्केटिंग मैनेजर है, और एक मिस्टर कोई XYZ कोई भी है, और वो सेल्स मैनेजर है। ये इसको ये बोल रहा है, एक बंदा है हमारा जिसका नाम सोनू है, सोनू को ये भी ऑर्डर दे रहा है, वो भी ऑर्डर दे रहा है, ऐसे करके बताएगा, इसने ये बोला उसने वो बोला, और पूरी कहानी बना करके केस स्टडी बनाएगा और बताएगा, फिर पूछेगा आपसे कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से। उसको मैंने कम शब्दों में लिखा है, बस वो ऊपर नीचे की कहानी नहीं लिखी यहाँ पे, बाकी जो मेन कंटेंट है वो वही है। देखना, if the marketing manager allows the sales executive to grant a 10% डिस्काउंट, मार्केटिंग मैनेजर तो बोल रहा है किसको, सेल्स एग्जीक्यूटिव को, किसको, सेल्स एग्जीक्यूटिव समझते हो आप कौन होता है, जो बंदा, जो सेल्स पर्सन होते हैं ना हमारे, जैसे आप, मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाता हूँ। आप कोई भी मोबाइल के शोरूम पे जाओगे, जैसे ओप्पो के शोरूम पे जाओगे या वीवो के शोरूम पे जाओगे या इवन सैमसंग के उस पे आउटलेट पे जाओगे, तो वहां पे आपको उनके पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बंदे दिखते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं क्या कराने में, आपको सेलेक्ट कराने में, उनको, यानी कि जो सेल्स में लगे हुए डायरेक्टली बंदे, जो कस्टमर से डील कर रहे हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, तो ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, ये तो कोई एम्प्लॉय होगा ना, कौन होगा, और मार्केटिंग मैनेजर कौन से लेवल पे आता है, मिडिल लेवल पे आता है, टॉप पे आता है, मिडिल पे आता है, किस पे आता है। अच्छा, तो मार्केटिंग मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोला कि भाई किसी भी कस्टमर को वापस मत जाने देना, 10% तक डिस्काउंट दे देना। ठीक है ना, वैसे ऐसे इस तरह के शब्द नहीं लिखे हुए कि अप टू नहीं लिखा हुआ है वहां पे, वो लिखा है कि 10% डिस्काउंट दे देना, सीधा बोला उसने। वेयर एज
लेकिन फाइनेंस मैनेजर क्या बोल रहा है, क्योंकि ऐसा होगा ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के अंदर पैसों की कमी पड़ रही होगी, फंड्स की कमी पड़ रही होगी, तो फाइनेंस मैनेजर क्या बोल रहा है, फाइनेंस मैनेजर इंस्ट्रक्ट, उसने उसे इंस्ट्रक्शन दी क्या, नॉट टू ऑफर मोर देन 5% डिस्काउंट, 5% से ज्यादा डिस्काउंट दे मत देना, पहले तो 2% बोलना, उसके बाद हद से ज्यादा अगर कस्टमर वापस जा रहा हो तो 5% देना डिस्काउंट, 5 से ज्यादा। और मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा था, अरे दे दे यार, तू दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स करनी है हमने, क्या करना है, तो 10% डिस्काउंट दे दे। आप मेरे को बताओ, एक ही टाइम पे 2 ऑर्डर मिले ना, और ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, अगर एक की बात मानेगा तो दूसरा नाराज, और दूसरे की बात मानेगा तो पहला नाराज। मान लिया इसने मार्केटिंग मैनेजर की बात मानी और कस्टमर को वापस नहीं जाने दिया, इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, समझ में आ रही है बात, तो कौन चिल्लाएगा इसके ऊपर, फाइनेंस मैनेजर। तेरे को अकल नहीं है क्या, उस दिन क्या बोला था तेरे को, 5% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देने का, तेरा रिश्तेदार था एक, कह रहे सर वो ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को क्या बोला भाई, किसने, वो से मार्केटिंग मैनेजर ने क्या बोला है मेरे को कि 10% डिस्काउंट दे देना। कह रहे भाई तू पागल हो गया क्या, मैं कह रहा हूँ अब कि सर देख लो, मेरे को तो कुछ नहीं पता, आप उनसे बात कर लो, ठीक है। उसने बोला, मान लिया मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे को बोल रहा है बुला के लेके आओ उसको, मैं बुलाने के लिए गया, या मैंने मेल लिखी इसको, मार्केटिंग मैनेजर को, कि सर ऐसे ऐसे ना एक छोटी सी मीटिंग फिक्स करनी है, किसके साथ, फाइनेंस मैनेजर के साथ, और वो मतलब ऐसे थोड़े से ना कंफ्यूजन से क्रिएट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। वो बंदा आया, ठीक है, मैंने तो उनको आपस में कि तुम संभालो, मैं तो साइड हो गया कि भाई तुम देखो, मैं किसकी बात मानूं, अब वे आपस में लड़ रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा है, भाई सेल्स नहीं हो रही, मैं क्या करूं, वो कह रहा है तो सेल्स नहीं हो रही, यही तो दिक्कत है, जब भी तो पैसों की कमी पड़ रही है, डिस्काउंट देना नहीं है। अब देखो दोनों के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, वो कहेगा, मार्केटिंग मैनेजर कहेगा डिस्काउंट देगा तभी तो सेल होगी, फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा, तू सारा माल लुटा दियो ऐसे ही, डिस्काउंट में पैसा कहां से आएगा, कंपनी किस में चलेगी, लॉस में चलेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देन देयर इज अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड, किसकी कमी है, लैक मतलब कमी, किसकी कमी है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड की, नाम से डिफाइंड है यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, कमांड में एकता, एकता का तो यार जिंदगी में होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट में एकता होनी चाहिए, एकता नहीं है ना तो जिंदगी बर्बाद है, ठीक है ना। हाँ जी, बात समझ में आई क्या, एक बार इसके पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ के देखना बच्चों, क्या लिखे हुए हैं, कि अगर हम ये प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या होगा, healthy relations between superior and subordinate और even superior and superior, ठीक है। आगे, there will be no confusion in the mind of the subordinate, कोई confusion नहीं होगा। next, the function of directing can be performed effectively and efficiently, आपको पता है ना बच्चों, हम पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वहां पे हमने एक हेडिंग देखी थी, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो उन ऑर्डर में क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी अगर हम एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देते हैं या ऑर्डर देते हैं, उनमें यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब जब यहाँ पे दो बंदे एक बंदे को क्या देंगे, ऑर्डर देंगे, तो उनमें कोई यूनिटी होगी नहीं, क्योंकि हर एक सुपीरियर अपना अपना ही फील्ड का काम बताएगा उस बंदे को, समझ में आई ना बात। अरे कई बार ऐसा होता है, चलो छोटे लेवल पे एग्जांपल देता हूँ, कई बार हमारे हमारी जो शॉप वगैरह के जो लड़के होते हैं, तो क्या होता है ना, बेसिकली उन्हें दुकान का, मेनली तो वो दुकान का काम करने के लिए ही है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसे तुम्हारे दादाजी कुछ काम बता देते हैं, अब वो मना भी नहीं कर पाते। अब क्या है कि मान लिया हमने तो बोला है उन्हें कुछ काम करने के लिए, किस चीज के लिए, दुकान के काम करने के लिए, लेकिन वो ना, वो कुछ सामान लेने के लिए गया है, दादाजी का कुछ सामान लेने के लिए उन्होंने कुछ बोला है, जैसे कि क्या, कि क्या, अच्छा हाँ ये बच्चा कह रहा 500 दोगा बीड़ी का बंडल, हाँ जी, तो ठीक है। अभी वो तो यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, वो बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए, लेने के लिए कहीं थोड़ा आसपास में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब दुकान पे ग्राहक है ना, मान लिया दुकान पे भैया बैठे हुए हैं, तो भैया क्या बोल रहे हैं, अब वो आया 502 का मंडल लेकर के, और भैया ने से बाहर से डांट लगा दी, यार तेरा पता नहीं क्या चल रहा है, तेरे को रहना है नहीं रहना है प्रॉपर,
ठीक है ना। यहाँ पे तो कस्टमर है, वो चिल्ला रहे हैं, वो हमारे सर पे चिल्ला रहे हैं बिल्कुल कि हमें इतनी देर, ये देखो कितनी आंटी कितनी देर से बैठी है, हाँ ये इंतजार कर रही है और तू अपना मजे ले रहा है वगैरह। नहीं नहीं भैया, मैं तो क्या लेने गया था दादाजी का ये कुछ इन्होंने बताया था, ठीक है ना, मैं तो ये लेने के लिए गया था। ठीक है, अब क्या है कि लेके मत आया कर जब कस्टमर हो ना यहाँ पे, मत लेके आया कर, ठीक है। उधर से दादाजी देख रहे हैं, अच्छा तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ, क्योंकि वो किसको कमांड कर सकते हैं, वो भैया को भी कमांड कर सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? हाँ बोलो। ऐसे में क्या होगी, ऐसे में वो बोलेगा यार भैया तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें पहले मेरे से 502 का मंडल मंगाना है, वैसे मैं 502 का मंडल लाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो उन्होंने मंगाया तो मैं तो इसलिए कोई बात नहीं, मना नहीं कर पाया मैं उन्हें। ठीक है, इतने नालायक ने एग्जाम्पल भेज दिया 502 का मंडल। कुछ तो अच्छी चीज बोलता। हाँ, ये बच्चा कह रहा है कि जो ऑनलाइन में बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, चलो आगे बच्चों। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ा रहा था ना। अब पॉजिटिव इफेक्ट में किसकी बात कर रहे थे हम, द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आप ये प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो डायरेक्टिंग फंक्शन भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्स में क्या आएगी, यूनिटी आएगी। लेकिन जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे तो प्रिंसिपल तो लग नहीं रहा था, और प्रिंसिपल अगर लग नहीं रहा था तो यहाँ पे जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसमें भी क्या नहीं आएगा, मतलब उसको हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर्स है उनमें यूनिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स इजीली। रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, क्यों फिक्स हो जाएगी, एक बंदे ने एक से ही ऑर्डर रिसीव किया है और उसने मान लिया काम नहीं किया, तो जवाब कौन देगा, वही देगा। फिक्स हो गई कि नहीं हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी हमने कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर इसने दो बंदों से ऑर्डर रिसीव कर लिया तो इसके सामने बोलेगा सर मैं आपने जो टास्क दिया था वो कंप्लीट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले सुपीरियर ने भी मेरे को क्या दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था, और दूसरे वाले के सामने किसका बहाना लगाएगा, पहले वाले का, और जबकि एक्चुअल में इसने कुछ नहीं किया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी फिक्स नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बच्चों बात, जैसे ये बच्चा करता है, ठीक है ना, नहीं करता, नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन करता तो बहुत कुछ है। तो आगे नेक्स्ट है इट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, इससे परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी, एज देयर इज नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। जिंदगी में उसे कुछ ज्यादा लोड ही नहीं लेना है, एक बंदे ने ऑर्डर दिया वो फुलफिल कर देगा, और अगर दो बंदे उसे ऑर्डर दे देंगे तो पहले तो आधी एनर्जी तो यही वेस्ट कर देगा कि यार अब मैं उसको मना कैसे करूं, ठीक है ना, काम किसका करूं, एनर्जी सारी ऐसी वेस्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली फिर बाद में क्या बनाएगा, बहाना बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इनके, जस्ट ऑपोजिट, देख लो, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। फिर नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड इजीली। नेक्स्ट, द वर्क कैन नॉट बी डन ऑन टाइम, यानी कि इफेक्टिवनेस नहीं होगी। अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड, और नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। और एक बात और बताऊं बच्चों, एक चीज, कोई भी प्रिंसिपल बिगड़ेगा ना, मतलब कोई भी प्रिंसिपल आपने नहीं लगाया तो सबसे पहले तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, डिसिप्लिन। कौन सा वायलेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ, ध्यान से सुनो, ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसी एक्टिविटीज जिनका मकसद एक है, वो सारी एक्टिविटीज जिनका मकसद एक है, उनके लिए एक ही तो प्लान होना चाहिए, और एक ही क्या होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए उनका। भैया समझ में नहीं आ रहा हमें, फिर यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या फर्क है। हाँ जी, वहां पे तो बोल रहा था कि वन सुपीरियर, यहाँ पे बोल रहा है वन प्लान एंड वन सुपीरियर। एक प्लान होना चाहिए और एक सुपीरियर होना चाहिए, किसके लिए, ऐसी एक्टिविटीज के लिए जिनका मकसद एक है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया
एक फुटबॉल मैच चल रहा है, क्या चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, और दो टीम है आमने सामने। अच्छा, जो एक टीम के अंदर, वैसे मेरे को पता नहीं है फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, पता है क्या आपको? नहीं पता, चलो कितने, जितने भी प्लेयर, 10 से तो ज्यादा ही होते होंगे। अरे 4 दिख रहे, इसमें छोड़ दे, 4 दिख रहे, तुझे पूरा फील्ड दिख रहा क्या? ये गोल पोस्ट के पास की चीज है बस, बाकी इधर उधर है। हाँ जी, 9 होते हैं, चलो मेरे को पता नहीं, शायद 9 हो या 10 या 11, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो सुनो, अभी अब जो एक टीम के जितने भी प्लेयर्स है, उनका मकसद क्या है? एक ही मकसद है ना उनका, क्या करना, गोल करना, क्या करना, गोल करना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मान लिया उसमें से जो 3 प्लेयर्स है, 11 होते हैं, चलो वेरी गुड, तो 11 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से इधर से, मान लिया टीम इधर से खेल रही है तो उन्हें गोल सामने करना है ना, तो इधर से बड़ी मुश्किल से वो गोल, जो बॉल है, बॉल को उसके जो फील्ड है, फील्ड के मिडिल में लेके आए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ, तीनों कोऑर्डिनेशन बना करके जो फुटबॉल है उसको वो बीच तक लेके आए। समझ में आई बात? अच्छा, हमारी टीम का एक प्लेयर वो नालायक लगा हुआ है इधर हमारे उल्टा गोल करने में। ये बच्चा कह रहा है बाबूजी बना रहा है हमारा ही। हाँ जी, आप मुझे बताओ, डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा, डायरेक्शन माने, आप मुझे बताओ हमारी जिंदगी में दिशा भी एक ही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे दिशा कितनी हो गई, 2। और जब भी जिंदगी में 2 दिशा आएगी ना, हाँ, तो हमारी फिर वो एकता भी नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, एकता। तो जिंदगी में एक दिशा होनी चाहिए और उसके बाद एकता अपने आप आ जाएगी। से यस और नो? हाँ बोलो ना। अरे समझ रहे हो आप? ज्यादा मत समझना, जो मैं समझा रहा हूँ बस वही समझना। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे ना क्या हुआ, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना डायरेक्शन में यूनिटी हो रही है क्या? नहीं, हम तो सारे बंदे एक ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ गोल करने वाले हैं सामने, लेकिन उसमें से ये इसने नालायक ने इतनी तेज क्या कर रहा, उसको किक किया बॉल को, कि उल्टा जहां से हम लेकर के आए थे इसे बॉल को, वो वहीं चली गई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर ये प्रिंसिपल लग रहा होगा तो बोलो, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, ये एक्टिविटीज का मकसद एक ही है, जो टीम का कैप्टन होगा, या अगर होता है कैप्टन, अगर क्या होता है, होता ही है कैप्टन, तो कैप्टन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी टीम का एक होता है कैप्टन या दो होता है? दो होते हैं। अच्छा, अगर सपोज दैट इस टीम के 2 कैप्टन हो गए तो क्या होगा बेटा? एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। एक टाइम पे 2 सुपीरियर एक ही डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि एक अपनी चलाएगा, एक अपना तरीका बताएगा और दूसरा अपना तरीका बताएगा। हाँ बोलो, और क्या होगा यहाँ पे, जिंदगी में किसकी कमी हो जाएगी? एकता की तो बाद में कमी होगी, पहले किसी में कमी हो जाएगी, दिशा में, क्योंकि एक कोई और दिशा के बारे में बात कर रहा है, दूसरा किसी और दिशा के बारे में बात कर रहा है। मे भी मकसद सेम हो सकता है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। यू नो वेरी वेल कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, क्या होती है? आर्ट होती है, और मैनेजमेंट को हम पर्सनलाइज तरीके से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसका तरीका कुछ और है और इसका तरीका कुछ और है। एक्टिविटी बच्चों एक थी, उनका मकसद भी एक था, लेकिन 2 सुपीरियर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दैट्स वाई बच्चों एक टीम के अंदर एक ही कैप्टन होता है, यानी कि एक कैप्टन होने से क्या होगा कि एक ही तो सुपीरियर है, वो प्लान भी कितना ही देगा, एक ही देगा। और अगर ध्यान से सुन लो, अगर एक कौन होने के बाद, एक सुपीरियर होने के बाद, यानी कि एक कैप्टन होने के बाद अगर वो भी 2 प्लान दे रहा है ना आपको एक टाइम पे, ठीक है ना, तो भी ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज कंफ्यूज रहेंगे कि प्लान ए पे काम करे या प्लान, बैकअप में प्लान जरूर होना चाहिए कि अगर हमारा प्लान ये वर्क नहीं करा तो ऐसा करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको दोनों प्लान एक साथ नहीं चलाने हैं। ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। एक टाइम पे तो एक ही प्लान पे काम करोगे ना,
लेकिन बैकअप में प्लान होगा, तो अगर ये वर्केबल नहीं होगा तो दूसरा प्लान हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चों, एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। प्लान ए काम नहीं करेगा तो हमने कुछ सिचुएशंस आइडेंटिफाई करी होगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सिचुएशन में हमारा प्लान बी वर्क में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्लान ए और प्लान बी एक साथ में चलेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वायलेट हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल बोलता है ऐसी एक्टिविटीज जिनका मकसद एक है, उनके लिए एक ही तो क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, और एक ही उसका प्लान होना चाहिए। ना तो दो हेड चलेंगे और ना ही दो प्लान चलेंगे, एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। मजे की बात बताऊं बच्चों, आपको यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक डिफरेंस बताता हूं, और ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के। बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड अगर वायलेट होता है ना, तो एक सबऑर्डिनेट कंफ्यूज होता है, और अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वायलेट होगा ना तो पूरी की पूरी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों, कैसे समझाऊं, मेरे को एक्सप्लेन करो। वहां पे तो जो ऑर्डर मिल रहा है वो दो बंदों से एक को मिल रहा है, तो कौन ही कंफ्यूज होगा, तो बाकी सब तो अपना मस्त काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर प्लान हमने दो लेके आए, या दो क्या है, कैप्टन बना दिए टीम के, दो हेड बना दिए, तो पूरी टीम को कंफ्यूजन में डाल देंगे ना वो। एक कैप्टन पूरी टीम को कुछ कमांड देगा। और एक बात और बताऊं आपको, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वायलेट होगा ना, तो ज्यादातर चांसेस है कि यूनिटी ऑफ कमांड भी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? अब दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता, वो हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि भैया हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या फर्क होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे ओवरऑल टीम के लेवल पे काम कर रहा है, और यूनिटी ऑफ कमांड कहां पे काम कर रहा है, उसके एक पार्ट में काम कर रहा है, यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा दो इसके बारे में। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज दैट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बताता है देयर शुड बी वन हेड, क्या होना चाहिए बेटा, एक टाइम पे दो सुपीरियर काम कर ही नहीं सकते। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसमें देखा था, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के टॉपिक में जो थर्ड वाली हेडिंग थी वो देखी थी। हाँ, जब दो स्पेशलिस्ट एक साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना, उन्हें वर्क करना होता है, तो क्लैशेस आते हैं, क्या आते हैं, तो वहां पे हमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है। यहाँ पे कह रहा है कि हमें ऐसा काम ही नहीं करना है कि जो दो सुपीरियर एक एक्टिविटी में इंटरवीन करे, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ट्रैक पे चल नहीं पाओगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड, आपको क्या होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उन एक्टिविटीज के लिए एक हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान, और उन एक्टिविटी का एक प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। मैं कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। ठीक है ना, वो बच्चों कल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था कि हमें इतना भी प्यासा नहीं हो जाना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई भी कप आए और हम उसी में चाय पी ले। ठीक है ना, हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से कप से चाय पीनी है। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो वो सीधा किसके बारे में, प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, बोलो ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में, कि हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमारी एक्टिविटी का, ऐसी एक्टिविटी जिनका एक मकसद है, उसके लिए प्लान क्या रहने वाला है और हेड कौन होने वाला है। दो हेड को सेलेक्ट करोगे ना तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये कह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की सारी यूनिट्स है, ठीक है ना, यूनिट्स से मतलब यहाँ पे आप एम्प्लॉइज को भी समझ सकते हो, ठीक है ना, कि जितने भी यूनिट्स है, जितनी भी चीजें वर्क कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, वो सारी चीजें एक ही दिशा में जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर हमें गोल करना है तो सामने करना है, ऐसे नहीं है कि कुछ हमारी ही टीम के प्लेयर हमारे ही गोल करने में लगे हुए उल्टा यानी कि ऐसे में तो क्या होगा, जो सामने वाली टीम है उनकी हेल्प हो जाएगी ना फिर तो। हाँ बोलो, कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ेगा, सारी चीज बिगड़ जाएगी। तो कह रहे थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स, यानी कि उन एक्टिविटीज का जिनका मकसद सेम है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए सारी की सारी यूनिट को, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट्स के साथ।
इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इससे हमारे बोलो ना काम में क्या आती है, एकता आती है, मतलब जिंदगी में दिशा आएगी तो कौन भी आएगी, एकता भी आएगी, ठीक है ना। एंड कोऑर्डिनेशन एंड अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, और इससे क्या अवॉइड कर सकते हो आप, बिना फालतू में जो काम का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अभी सारे बंदे मिलकर के बॉल को यहां तक लेकर के आए, हमारे ही प्लेयर ने क्या कर दिया, एक किक मारी, तो सबको वापस से लगना पड़ेगा काम पे। से यस और नो, डुप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। अगर ये प्रिंसिपल लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, और अगर लगेगा ये प्रिंसिपल तो सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल पढ़ना एक बार, पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस कल देखेंगे इसके। इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स एज वेल एज कार्स, ये केस स्टडी भी सीबीएसई ने पूछी है अपने एग्जाम में। अगर एक कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, बाइक भी मैन्युफैक्चर कर रही है और कार भी मैन्युफैक्चर कर रही है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दो एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी है। ऐसे मत सोचना बच्चों कि ये टू व्हीलर बना रही है यही कंपनी और ये कंपनी फोर व्हीलर बना रही है, और आप इनको क्या कर दोगे, दोनों एक्टिविटीज को मर्ज कर दोगे ना भाई। फोर व्हीलर के लिए चीजों को अलग से प्लान करना पड़ेगा और टू व्हीलर के लिए अलग से प्लान करना पड़ेगा। टू व्हीलर के लिए रिसोर्सेज अलग चाहिए, फोर व्हीलर के लिए रिसोर्सेज अलग चाहिए, वहां पे आपको डिजाइन अलग चाहिए, यहाँ पे आपको अलग डिजाइन चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये दोनों एक्टिविटी अलग अलग है और इनके लिए क्या नहीं है, इनके लिए एक प्लान नहीं हो सकता, ये अलग अलग करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बच्चों बात, ठीक है। ये बोल रहा है इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स एज वेल एज कार्स, अगर बाइक भी बना रही है और कार भी बना रही है, देन इट शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, तो दोनों के क्या होने चाहिए, अपने अपने इंचार्ज होने चाहिए, अपने अपने हेड होने चाहिए, दोनों के अपने अपने क्या होने चाहिए, प्लान होने चाहिए, दोनों के अपने अपने क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। मान लिया टूल किट है और हमने दोनों डिवीजन के लिए एक टूल किट ला के रखी है। अब जब फोर व्हीलर वाले उस टूल किट को यूज करेंगे, अरे होते हैं ना हमारे वो, उसमें स्क्रू ड्राइवर होता है या बाकी सारी चीजें होती है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। तो अगर एक एक यूज कर रहे हैं, एक डिवीजन वाले यूज कर रहे हैं फोर व्हीलर वाले, और एट द सेम टाइम मान लिया किसको भी जरूरत पड़ी, टू व्हीलर वालों को भी क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, तो वो टू व्हीलर वाले खाली बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे, वो लेने जाएगा, इससे पहले तो टाइम वेस्ट करेगा। हाँ बोलो, और ये क्या कहेगा फोर व्हीलर वाला, ए अभी रुक भाई, अभी मैं थोड़ा सा मेरा काम रह रहा है 10 मिनट का, 10 मिनट के काम में आधा घंटा लगाएगा, इतने खाली बैठा है। समझ में आ रही है ना बात, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों यूनिट के, हर एक यूनिट के अपने अपने इंचार्ज होने चाहिए, अपने अपने प्लान होने चाहिए और अपने अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। इन शॉर्ट देयर शुड बी अ सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, सेपरेट डिवीजन होनी चाहिए। और जब सेपरेट डिवीजन हो जाएगी तो एक डिवीजन का एक इंचार्ज है अपना, अपना उसका एक ही प्लान है और उनके रिसोर्सेज भी जो अपने खुद के रिसोर्सेज है। जो दूसरी डिवीजन, जो दूसरे वाले डिवीजन है उसके क्या है, अपने प्लान है, मतलब अपने प्लान से मतलब एक प्लान है, उसका अपना इंचार्ज है, अपना प्लान है, अपने रिसोर्सेज है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज के लिए बच्चों इसमें इतना रखते हैं जो मेरे को डिस्कस करना था, बाकी इसमें कल की क्लास में करेंगे।